नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात होगी। जो तस्वीरें लगातार नेपाल से निकल कर सामने आ रही है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना ओली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि नेपाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो सबको चौंका रही है। लगातार नेपाल आगजनी के जो हालात हैं उससे जूझ रहा है। हर तरफ अगर हम बात करें, चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका है। हर शहर, अगर हम बात करें हर इलाका, सारा आगजनी की हालत से जूझ रहा है और पूरा देश इस वक्त धुआं धुआं हुआ पड़ा है। और अभी तक हंगामे पे हंगामा हो रहा है, प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच जो प्रदर्शन हुआ उसकी वजह से तख्ता पलट हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त इस्तीफा दिया जा चुका है ओली सरकार की ओर से, और जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। मतलब ये है कि अब सरकार गिर चुकी है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस्तीफे के बाद भी हंगामा रुक चुका है, लेकिन जवाब रहेगा नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि इस्तीफा हो गया है। लगातार हम देखें तो मामला अभी भी इस्तीफे के बाद भी काफी ज्यादा बवाल मचाता नजर आ रहा है। हर तरफ हम देखें प्रदर्शनकारी हंगामे पे हंगामा कर रहे हैं। अभी भी पूरा देश आगजनी की घटना से जूझ रहा है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रहा है। पूरा शहर जो है, अगर हम बात करें केवल और केवल काठमांडू की, तो पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हंगामा लगातार जारी रहेगा? क्या इसका नतीजा निकलकर सामने नहीं आएगा? ये सारे सवाल इस वक्त घूम रहे हैं दुनिया में। जो नेपाल की चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि क्या प्रदर्शनकारी अब भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब तो इस्तीफा हो चुका है, अब तो तख्ता पलट भी होने वाला है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि इस वक्त सेना के हाथों में नेपाल की कमान सौंप दी गई है। जी हाँ, जो नेपाली सेना है उनके हाथ में अब ये देश आ चुका है। नेपाल जो है वो अब नेपाली सेना के हाथों में है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारा कुछ अब नेपाली सेना पर ही डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि जैसे ही ये पूरी घटना हुई, जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने हंगामा मचाया, ओली सरकार या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो वहां के थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद रात से ही जो वहां की सेना है, नेपाली सेना, उन्होंने पूरा का पूरा जिम्मा अपने अधीन कर लिया। यानी कि नेपाल की जो सत्ता है या कह सकते हैं नेपाल की जनता है, उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी नेपाली सेना ने उठा ली। नेपाली सेना लगातार ये जिम्मेदारी उठाती हुई नजर आ रही है और ये आश्वासन भी दे रही है कि अब प्रदर्शन रोका जाएगा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते भी नजर आ रही है। पर फिलहाल जो वहां पर प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार हंगामा मचा रहे हैं और उनकी जो मांग है वो बढ़ती ही जा रही है और इस वजह से वो हंगामे पे हंगामा कर रहे हैं। सबसे पहले उन जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी बैन होने की वजह से यह हंगामा शुरू हुआ था। लेकिन अब जब इस्तीफा हो चुका है उसके बाद भी हंगामा नहीं रुका है। हंगामे पे हंगामा और देखा जा रहा है। पर इन सबके बीच जो नेपाली सेना है उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। उन्होंने नेपाल की जनता, नेपाल की सत्ता को अपने अधीन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो नेपाली सेना है वो राष्ट्रपति के साथ बैठक कर सकती है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस प्रदर्शन के विरोध जाकर जो रणनीति है वो भी बनाई जा सकती है और किस तरीके से नेपाल में जो स्थिति है उसको फिर से सुधारा जा सके, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तीफे के बाद क्या नेपाल की जो सेना है वो जब अपने नेपाल देश की कमान अपने हाथ में ले चुकी है उसके बाद भी आंदोलन थमा है? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी भी हंगामे पे हंगामा जारी है। लगातार 3 दिनों से ये मामला देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से हंगामे पे हंगामा हो रहा है और जो वहां के प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि वहां के जो महत्वपूर्ण जगह है, कह सकते हैं कि जो सरकारी दफ्तर है, जो अदालत है, उस पर हंगामे पे हंगामा हो रहा है। वहां पर भी आगजनी की गई है, वहां पर भी पथराव किया गया है। तमाम लोग हैं वो घायल हुए हैं इस पूरे मामले में। जो सुरक्षा बल है वो रोकने की कोशिश कर रहा है इस प्रदर्शन को, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार हंगामे पे हंगामा
देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस हंगामे के बीच जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, इसलिए ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है, ये जानकारी भी है कि जो उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक जो मामला निकलकर सामने आया है उसके हिसाब से लगभग 28 से 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आगे भी ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के बौछार किए जा रहे हैं, पानी के बौछार किए जा रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि तमाम रणनीतियों को अपनाते हुए, तमाम चीजों को करते हुए जो प्रदर्शन है उसे रोका जा सके। पर फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तरों पर भी जो कह सकते हैं कि वहां भी हंगामा मचा रहे हैं, वहां भी हमला कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ जो अदालत है वहां पर भी हंगामा करते हुए, वहां पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये नेपाल की जो स्थिति है उसको और भी निचले स्तर पर ले जाता नजर आ रहा है क्योंकि जितने भी वहां के महत्वपूर्ण जगह है वहां पर तोड़फोड़ की जा चुकी है। वहां की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है, बहुत ही डरावनी हो चुकी है और ये तस्वीरें हमें ये साफ दिखाती हैं कि इस वक्त नेपाल आग की लपटों में चल रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पूरा देश आगजनी का शिकार हो चुका है। जो वहां के जेनजीज हैं, जिन्हें ये कहा जा रहा है कि जो नौजवान हैं, जो टीनेज वर्ग के लोग हैं, जो एडल्ट हैं, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ थे। सरकार ने जिस तरीके से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया, उसी का नतीजा ये है कि अब जो वहां के प्रदर्शनकारी हैं, जो कि युवा वर्ग के ज्यादा लोग हैं, वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि सरकारी दफ्तरों पर भी हमला करते नजर आ रहे हैं, अदालतों पर भी हमला करते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह निकल के सामने आ रही हैं और भी नेपाल से जो आगजनी की घटना है वो और भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कई सारे सवालों को जन्म देती है। लेकिन इन सबके बीच मामला ये भी है कि आपको बता दें कि भारत में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि नेपाल और भारत पड़ोसी देश है और उसके जो बॉर्डर है वो काफी समीप है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। भारत के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी ये खबर निकलकर सामने आई कि जो 7 जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से कह सकते हैं या नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसे कड़े कर दिए गए हैं कि जो नतीजे नेपाल में जो प्रदर्शन हुए वहां पर, उसका खामियाजा भारत को ना भुगतना पड़े। इस वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाए। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अदालत के साथ साथ सरकारी दफ्तरों के साथ साथ जेल पर भी हमला किया। जी हां, जो वहां की जेल है वहां पर भी हमला किया, जिस वजह से 400 से भी ज्यादा जो कैदी हैं वो फरार हो चुके हैं। जी हां, ये बड़ा मामला है कि 400 से भी ज्यादा जो कैदी हैं वो फरार हो गए हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है और यही कारण है, इसी वजह से भारत में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। क्योंकि आप भी ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल के जेल से 400 से भी ज्यादा कैदी, लगभग बताया जा रहा है कि 400 से भी ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं और बस यही कारण है कि अब भारत में सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है उसको कड़े कर दिए गए हैं। नेपाल और भारत की जो सीमा है उस पर भी काफी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की जा चुकी है कि किसी भी तरह वहां के लोग यहां ना आ सके। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो भी यात्री इस वक्त वहां पर टूर का प्लान बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे वहां पर जाने की नेपाल, उन पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी जो यात्री हैं जो नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे थे वो अभी रुक जाए। अभी हालात ऐसे नहीं है कि आप नेपाल जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय नागरिक नेपाल गए हुए थे उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। तमाम कोशिश की जा रही है कि वो वापस लौट आए और यही कोशिश आगे जाकर जो स्थिति है उसमें सुधार ला सकती है, क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा काफी सटी हुई है और इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है अगर अभी से एडवाइजरी नहीं जारी की गई, अभी से ही कोशिशें नहीं की गई भारत में मामले को शांत रखते हुए। क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके ये चीजें कही हैं कि जो स्थिति देखने को मिल रही है नेपाल में उसे शांत किया जाए और जो प्रदर्शन है उसे रोका जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था इस मामले को शांत रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ। जी हां, आपको भी सुनकर काफी ज्यादा चौंकने वाला ये मामला निकलकर सामने आ जाएगा कि 17 साल में 14वीं बार ये जो तख्ता पलट है ये हुआ है। जी हाँ, नेपाल में 17 साल में 14वीं बार 2025 में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। अब अगली सरकार कौन होगी ये सवाल है।
और ये सवाल बना रहेगा जब तक मामला शांत ना हो और अगली सरकार को चुन ना लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि 17 सालों में 14वीं बार नेपाल में तख्ता पलट हुआ है और जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों में ये मामला देखने को मिल रहा है, ये लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अब नेपाल, सब जगह पर इसी तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हुआ और जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने की वजह से वहां की सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा, सरकार गिर गई और सरकार का, या कह सकते हैं कि जो वहां के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उनका इस्तीफा हुआ, क्योंकि नेपाल की जनता का यही साफ कहना है कि जो भ्रष्टाचार सरकार की ओर से किया जा रहा था, इसके विरोध में ये हंगामा हो रहा है और ये हंगामा आगे भी होता रहेगा अगर सरकार नहीं रुकती है। फिलहाल आपको बता दें कि जो वहां की नेपाली सेना है, उनके हाथ में अब नेपाल की कमान है। देखना होगा कि आगे वो रणनीति क्या बनाते हैं, किस तरह से प्रदर्शन को शांत करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, और नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसका असर भारत पे कैसे पड़ सकता है, भारत को किस तरह से सचेत रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।